दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज ये ईवीएस पेडागॉजी की 15वीं क्लास है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस सिलेबस में परिवार एवं मित्र जो चैप्टर है उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर से जो पिछला सीटेट एग्जाम ऑनलाइन मोड पे हुआ था उसमें 3-4 प्रश्न आए हुए थे, इसलिए यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए हम लोग ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागॉजी है, इसके सारे चैप्टर्स जो है कर चुके हैं। इसमें से जो एक बचा हुआ है अधिगम के सिद्धांत, और एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है 6वां सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये दोस्तों छूटा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें से दोस्तों ये 15 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं अगर यदि हम इनको और इनको सॉल्व करवा देंगे तो यहाँ से 15 क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेडागॉजी से 15 क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे जो है ये पर्यावरण से जो है इसमें से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो जितने ये चैप्टर दिए गए हैं 7-8 चैप्टर, ये एनसीईआरटी बेस होते हैं। तो एनसीईआरटी बेस होते हैं। एनसीईआरटी की हम अलग से स्पेशल क्लास चलाए हुए हैं हैंड रिटन नोट्स से, जो दोस्तों आपको सीटेट के जो एनसीईआरटी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सहयोग करेंगे। तो उसको यदि आप ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। 14-15 वीडियोज़ हैं, 7-8 मिनट के हैं, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको इन सभी चैप्टरों को पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों उसमें हम जो एनसीईआरटी बुक के जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उसको निकाल करके उसमें हम क्लास चलाए हुए हैं, और उसमें यदि आप वीडियो देख लेंगे तो ये इन सभी चैप्टरों को के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम लोग ये जो पर्यावरण का जो परिवार एवं मित्र दिया गया है इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये परिवार से संबंधित है। सबसे पहले दिया गया है परिवार क्या है। परिवार क्या है, तो परिवार के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक देख लेते हैं परिवार होता क्या है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था या एक भीड़ है। तो एक लैंग्वेज में होता है परिवार। तो परिवार क्या होता है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं परिवार क्या होता है। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा जो होती है फैमिली का हिंदी रूपांतरण होता है। फैमिली शब्द जो की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से हुई है, जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। तो यानी जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं उसको परिवार कहा जा सकता है या परिवार कहा जाता है। तो परिवार अगर अध्ययन करेंगे तो परिवार फिर कई प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए मुख्य रूप से एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। तो उसमें हम ज़्यादा चर्चा ना करके हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो परिवार क्या है इसमें कह रहा है, परिवार क्या है। तो एक पहला ऑप्शन दिया गया है, एक समूह है या एक समुदाय है या एक सामाजिक संस्था है या एक भीड़ है। परिवार क्या है, तो उसमें हमको आंसर लगाना है। तो परिवार मुख्य रूप से जो होता है एक सामाजिक संस्था होती है। तो इसमें हमारा पहले का ऑप्शन जो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पहला ऑप्शन है पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है, या माता पिता और पत्नी का होना अनिवार्य है, या माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, या उपरोक्त में से सभी। तो हमारा जो है समाज शास्त्रियों के अनुसार, अपने अनुसार नहीं बताना, जो समाज शास्त्री उनके अनुसार बताना है। तो समाज शास्त्रियों के अनुसार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य होता है। किसमें, परिवार में। किसके अनुसार, समाज शास्त्रियों के अनुसार। तो दूसरे का ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार या गांव या विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक जीवन की जो प्राथमिक पाठशाला होती है उसको परिवार को कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार से ही अपना जो सामाजिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं सारा चीज़ वो परिवार से ही सीखता है। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला जो है परिवार को कहा जाता है। तो तीसरे का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया। यानी कौन से ऐसे जो समाजशास्त्री हैं जो परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किए थे। तो आवश्यक और अनावश्यक रूप में जो मैकाइवर महोदय थे ये परिवार का वर्गीकरण जो है अनावश्यक और आवश्यक रूप में किए थे। तो चौथे का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है परिवार में मुख्य शारीरिक कार्य हैं
या परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं? तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य पालन पोषण या भोजन या शारीरिक सुरक्षा या ये सभी। तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य कौन हो सकते हैं? तो ये सभी परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं, क्योंकि पालन पोषण भी, भोजन भी और शारीरिक सुरक्षा जो तीनों है परिवार के अंतर्गत आती है। तो हमारा तीसरा सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो हमारा ये कह रहा है चौथे ऑप्शन में ये सभी, तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य कौन कौन से? तो ये सभी हैं। तो पांचवें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? छठवें क्वेश्चन में परिवार की सामान्य विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विवाह संबंध या वंशवाद या सामान्य निवास या ये सभी। तो परिवार की सामान्य विशेषता कौन है? आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो परिवार की जो सामान्य विशेषता है वो ये सभी है। विवाह संबंध भी, सामान्य निवास भी और वंशवाद भी परिवार की एक विशेषता होती है। तो सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। तो छठवें का ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? यानी संयुक्त परिवार का एक गुण कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सातवें का आलस्य का अभाव या कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त या श्रम विभाजन की सुविधा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? तो इसमें कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, हाँ उपयुक्त होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब संयुक्त परिवार होते हैं उसमें दादा दादी और सभी लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं सभी लोग शामिल होते हैं। तो कृषि का जो कार्य होता है बड़े अच्छे सुचारू रूप से हो जाता है, सब लोग मिलकर कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। श्रम विभाजन की सुविधा भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई काम पड़ गया तो सभी लोग मिलकर आपस में कर लेते हैं, श्रम विभाजन में सुविधा भी हो जाती है। तो उसके बाद ये जो है आलस्य का अभाव, इस परिवार में जो है सातवें का जो क्वेश्चन कह रहा था कौन सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है, तो ये इसमें आलस्य का अभाव होता है। यानी इसमें आलस्य नहीं होता, कोई भी काम होता है प्रत्येक जो सदस्य होते हैं सभी आपस में मिलकर कर लेते हैं। तो इसमें आलस्य का अभाव नहीं होता, लेकिन इसमें कहा गया आलस्य का क्या अभाव होता है, तो यही गुण नहीं है। यानी आलस्य का अभाव नहीं होता है इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का एक गुण नहीं है? तो आलस्य का इसमें अभाव गुण नहीं है। तो सातवें का ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? एकल परिवार के जो अभी फिलहाल देखते हैं संयुक्त परिवार को ज़्यादा लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हमेशा तुरंत शादी हुई और अलग अपना परिवार बसाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका ये प्रचलन के लिए कौन कौन से जो कारण हैं जो उत्तरदायी हैं? पहला कारण महंगाई, दूसरा कारण जनसंख्या, तीसरा कारण कलह की संभावना या उपरोक्त में से सभी। कौन सा कारण हो सकता है जो एकल परिवार के प्रचलन में उत्तरदायी है? तो उसमें प्रायः इसमें हमको ये देखा जाता है कि एकल परिवार में जो दोस्तों ये तीनों चीज़ें मुख्य रूप से अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। इसीलिए जो है एकल परिवार के प्रचलन के लिए ये सभी सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों महंगाई बढ़ती, महंगाई के द्वारा अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें जब जैसे मान लीजिए 2-3 परिवार संयुक्त रूप से रह रहे हैं, तो यदि आप स्वयं अगर चाहेंगे कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेंगे और अगला आपका कोई सदस्य है जो प्रिय है और उसके बच्चे यदि अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे तो ये क्या होगा? ये महंगाई का ही कारण है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये भी सोचते हैं कि उनको भी अगर एडमिशन दिलाएंगे तो फिर महंगाई थोड़ा सा फीस महंगी हो जाएगी। तो ये महंगाई का भी कारण जो होता है एकल परिवार को जन्म देता है। जनसंख्या भी, जो ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी परिवार में तो वो भी एकल परिवार का जन्म देता है। उसके बाद कलह की संभावना, यानी संयुक्त परिवार में थोड़ा सा ज़्यादा कलह की संभावना होती है। तो ये भी जो होता है एकल परिवार के लिए उत्तरदायी होता है। और ये तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो यानी हमारा आठवें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एकदम आसान से आप अपने परिवार में जो जैसे भी आप पड़ोस में देख करके इसको आंसर लगा सकते हैं कि क्या एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो महंगाई भी उत्तरदायी है, जनसंख्या भी उत्तरदायी है और कलह की संभावना भी बढ़ती है। तो यही उत्तरदायी है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही है। तो आठवें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नौवां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय परिवार का स्वरूप है। भारतीय परिवार का स्वरूप है यानी कौन सा स्वरूप है? मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है या मातृस्थानीय है या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडियन फैमिली होती है, भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है? तो भारतीय परिवार का स्वरूप जो होता है यहाँ पर जो होता है
पितृसत्तात्मक व्यवस्था लागू है, यानी यहाँ पर पिता जो है परिवार का सर्वे होते हैं और वही जो सारा अपना डिसीजन लेते हैं और सारे काम काज उन्हीं के मत्थे सब चीज़ रहता है। तो वो क्या है, भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है, पितृसत्तात्मक है। तो 9वें का ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। समरक्त माने समरक्त उसी रक्त, यानी जो उसी ब्लड रिलेशन से जो परिवार आगे बढ़ता है उसी को समरक्त परिवार संबंधी परिवार बोला जाता है। जैसे दादा के जो बच्चे हुए उनके भी बच्चे हुए उनके भी बच्चे हुए, तो वो जो एक पीढ़ी चलती जाती है उसको समरक्त परिवार कहा जाता है। तो 10वें का ऑप्शन है हमारा, तो दोस्तों 10वें का हमारा सही हो जाएगा संयुक्त परिवार। 10वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि है संयुक्त परिवार। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। ऐसा कौन सा परिवार है जो विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पितृस्थान, दूसरा ऑप्शन है मातृस्थान, तीसरा ऑप्शन है वैवाहिक, चौथा ऑप्शन है एकल। तो किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो जो होता है मातृस्थान जो होता है उसमें जो वैवाहित युगल होते हैं वो क्या करते हैं, स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो 11वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। यानी अभिविन्यास परिवार किसे कहा जाता है। तो पहला है समरक्त, दूसरा है वैवाहिक, तीसरा है पितृस्थान, चौथा है मातृस्थान। तो अभिविन्यास का मतलब होता है जो अभिविन्यास से आशय जो होता है, यानी जो एक ही पीढ़ी से अगले जो जनरेशन की ओर बढ़ते हैं उसको अभिविन्यास मान सकते हैं आप, अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। तो जो समरक्त परिवार होता है उसको अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। तो 12वें का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, समरक्त का संबंध या समरक्त का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। पहला ऑप्शन है एकल परिवार, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। तो 13वां का ऑप्शन जो है एकल और संयुक्त दोनों में परिलक्षित होता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो 13वां का ऑप्शन तीसरा सही है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। बालकों का जो सामाजिकरण होता है सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। तो बालकों का सामाजिकरण जो होता है, पहला ऑप्शन दिया है परिवार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया है मित्रों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षा के द्वारा, चौथा ऑप्शन है रिश्तेदारों के द्वारा। तो बालकों का सामाजिकरण जो है सर्वप्रथम जो है परिवार के द्वारा होता है। बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक स्कूल नहीं जाता है मान लीजिए, या फिर जो बालक का सर्वप्रथम जो सामाजिकरण होता है वो परिवार के द्वारा होता है। तो बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। तो सर्वप्रथम जो है परिवार के द्वारा होता है। 14वें का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। यानी कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। तो इसको हमको छांट के बताना है। तो 15वें का ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आनंद की मित्रता, दूसरा उपयोग की मित्रता, तीसरा अच्छाई की मित्रता और चौथा उपरोक्त सभी। तो मित्रता की कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। जो अच्छाई की मित्रता होती है ये सर्वोत्तम होती है। क्यों, जो एक दूसरे के मित्र होते हैं आपस में सहयोग की भावना निभाते हैं और एक दूसरे को सुख दुख में सहायता करते हैं। तो ये मित्रता सर्वोत्तम है। अच्छाई की मित्रता जो होती है सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। 16वें का ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन कह रहा है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता, तीसरा अच्छाई की मित्रता और चौथा उपरोक्त सभी। तो अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। तो अरस्तु के द्वारा उपरोक्त सभी शामिल है। क्या, जो उपयोगिता की मित्रता होती है, आनंद की मित्रता होती है और अच्छाई की मित्रता होती है, अरस्तु द्वारा मित्रता के ये सभी वर्गीकरण सम्मिलित हैं। तो हमारा 16वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रिश्ते का क्या आधार होता है।
तो रिश्ते का क्या आधार होता है? तो पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा ऑप्शन है विवाह, तीसरा ऑप्शन है भावनाएं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो रिश्ते का क्या आधार होता है? ये सभी के द्वारा रिश्ते का आधार होता है। यानी रक्त, विवाह और भावनाएं सभी जो है रिश्ते का मेन आधार होता है। तो हमारा 17वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद समरक्त संबंध। समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त का, विवाह का, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो संबंध का आधार जो होता है ये रक्त और विवाह दोनों होता है। तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, खेलकूद भावनात्मक। खेलकूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? जो खेलकूद होता है भावनात्मक रूप से जो कमज़ोर बालक होते हैं उनको क्या करता है या क्या कार्य करता है? तो 19 का हमारा पहला ऑप्शन है रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, या दूसरा ऑप्शन है कल्पना शक्ति, या तीसरा ऑप्शन है थेरेपी, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो खेलकूद जो होता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं वो थेरेपी का कार्य करता है। तो हमारा 19वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन, खेलकूद। खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक होता है। खेलकूद जो है बच्चों के किस विकास में सहायक होता है? ज्ञानात्मक या सामाजिक या शारीरिक या ये सभी। तो खेलकूद जो होता है ये उपरोक्त सभी में सहायक होता है। ज्ञानात्मक पक्ष में भी सहायक होता है, सामाजिक पक्ष में भी सहायक होता है, उसके बाद शारीरिक पक्ष में भी सहायक होता है। तो सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वें का चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कौन सा है? 21वां क्वेश्चन देखिए, ये 16 में आया हुआ है। परिवार एक इकाई होती है या होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। या अगले में है ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है सत्य है, दूसरे में दिया है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। या चौथा सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो 21वें का हमारा जो सही हो जाएगा, 21वें का हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इसको ध्यान से देखिए। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि परिवार एक इकाई होती है या होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सही बात है क्योंकि देखिए परिवार एकल परिवार भी होता है, संयुक्त परिवार भी होता है। तो हम परिवार तो कई प्रकार के होते हैं। तो ये बात ये कह रहा है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो 21वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन कह रहा है, 22वां क्वेश्चन में है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ में रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है आप या विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में या इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, या परिवार की परिभाषा गलत है, या रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो ये क्या इसमें सही हो जाएगा? तो 22वें का ऑप्शन हमारा 4th सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखते हैं इसमें। क्योंकि ये कह रहा है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इसके बारे में जो उपयुक्त ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है समावेशी नहीं है, सभी को मिलाकर साथ में चलने वाला नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यानी पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें होती हैं, मुख्य 6 थीमें होती हैं और जो और एक 4
जो होती हैं उप थीमें होती हैं, उसमें से जो मुख्य थीमें होती हैं उसमें से क्या एक शामिल नहीं है उसको हमको बताना है। तो 23वां का है पहला काम और खेल, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा हम चीज़ें जैसे बनाते हैं। तो जो 6 मुख्य थीमों में से एक जो शामिल नहीं है वो 23वां का हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये शामिल नहीं है, ये मुख्य थीमों में शामिल नहीं है। काम और खेल जो है मुख्य थीमों में नहीं शामिल है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं पितृवंश परिवार जिसमें रीता के परिवार मुखिया है, या पित मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, या संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, या एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कह रहा है रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उसके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को जो है संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, स्मारक, समुदाय एवं जंगल। तो इसमें कौन सा जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो 25वें का हमारा जो समुदाय है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो समुदाय जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण होता है। तो 25वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, ईवीएस पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? ईवीएस पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? तो आप 26वें का आंसर कर सकते हैं, ये थीमें हैं। परिवार एवं मित्र जो है थीमें हैं किसमें? ईवीएस पाठचर्या में। तो दोस्तों आज यही तक करते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।